आपने इस्लामोफोबिया या हिंदू फोबिया शब्द के बारे में काफी सुना होगा। फोबिया का मतलब किसी एक चीज से डर, लेकिन आजकल पश्चिमी मीडिया एक खास तरह के फोबिया से पीड़ित है और यह फोबिया है मोदी फोबिया, यानी कि इंडिया फोबिया। खुद को दुनिया का सबसे निष्पक्ष, ईमानदार और पत्रकारिता का झंडा बरदार बताने वाला संस्थान यानी बीबीसी इस फोबिया से सबसे ज्यादा पीड़ित है और इसलिए भारत या भारत की सरकार के खिलाफ बीबीसी के नैरेटिव गढ़ने वाले एजेंडे पर सवाल उठाए जाते रहे। और आज तो बीबीसी यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन की निष्पक्षता पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में ही सवाल उठा दिया गया और वजह थी बीबीसी का वही मोदी फोबिया यानी मोदी का डर। और इसलिए आज हम बीबीसी ही नहीं, पूरी पश्चिमी मीडिया के मोदी और इंडिया फोबिया का डीएनए टेस्ट करेंगे और उदाहरणों के साथ आपको समझाएंगे कि आखिर क्यों पश्चिमी मीडिया पर भारत विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं। और इसके लिए आज हम आपको सबसे पहले ब्रिटेन की संसद की तस्वीरें दिखाते हैं। यह वीडियो जो अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, यह वीडियो ब्रिटेन के संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सांसद लॉर्ड रामी रेंगर ने पोस्ट किया है। ट्वीट करके उन्होंने कहा है और ट्वीट में उन्होंने बीबीसी की भारत विरोधी रिपोर्टिंग पर सवाल उठाया है। उन्होंने ट्वीट किया कि बीबीसी, आपने 1 अरब से अधिक भारतीयों को बहुत आहत किया है। आपने लोकतांत्रिक रूप से चुने गए भारतीय प्रधानमंत्री और भारतीय पुलिस के साथ साथ भारतीय न्यायपालिका का अपमान किया है। हम दंगों और जानमाल के नुकसान की निंदा करते हैं, लेकिन इसके साथ ही आपकी पक्षपात पूर्ण रिपोर्टिंग की भी निंदा करते हैं। ब्रिटिश संसद में यह बवाल बीबीसी की सीरीज द मोदी क्वेश्चन पर शुरू हुआ है और इस सीरीज का पहला पार्ट कल प्रसारित किया गया, जिसमें वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के बारे में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया गया। यह वही बीबीसी है जिसे मुंबई में आतंकी हमला करने वाले इस्लामी आतंकवादी तो बंदूकधारी नजर आते हैं, लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुने गए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अतिवादी दिखाई देते हैं। अब ये मोदी फोबिया या इंडिया फोबिया नहीं है तो क्या है, ये आप भी अब बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और इसलिए जब ब्रिटेन की संसद में बीबीसी की निष्पक्षता, उसके एंटी इंडिया नैरेटिव पर खरी खोटी सुनाई गई तो खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को सफाई देनी पड़ी। पाकिस्तानी मूल के सांसद इमरान हुसैन इस डॉक्यूमेंट्री के बहाने अपने एंटी इंडिया एजेंडा को हवा देना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने उनकी बोलती बंद कर दी। ऋषि सुनक ने क्या जवाब दिया, सबसे पहले आज आपको यह सुनना चाहिए। Mr. Speaker, last night the BBC revealed the Foreign Office knew the extent of Narendra Modi's involvement in the Gujarat massacre that paved the way for the persecution of Muslims and other minorities we see in India today, with senior diplomats reporting that the massacre could not have taken place without a climate of impunity created by Modi and that he was, in the FCO's own words, directly responsible for this violence. Given that hundreds were brutally killed and that families across India and the world, including here in the UK, are still without justice, does the Prime Minister agree with his diplomats in the Foreign Office that Modi was directly responsible? And just what more does the Foreign Office know of his involvement in this grave act of ethnic cleansing? Mr. Speaker, the UK government's position on this has been clear and long-standing and hasn't changed. Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterisation that the honourable gentleman has put forward. यानी खुद अब ऋषि सुनक को भी सफाई देनी पड़ी और उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको बताते हैं, लेकिन आप ये समझिए कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश संसद में ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सम्मानित हस्ती हैं और इस डॉक्यूमेंट्री में उनका जिस तरह से चरित्र हनन किया गया है वो उससे सहमत नहीं है, वो उसे खारिज करते हैं। यानी बीबीसी की पोल ब्रिटेन की संसद में ही खोल दी गई, लेकिन इसके बावजूद बीबीसी भारत को लेकर अपने नैरेटिव गढ़ना बंद करेगा, इस पर संदेह है, क्योंकि वर्ष 2002 के जिस गुजरात दंगे का हवाला देकर बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री में पीएम नरेंद्र मोदी को चरमपंथी और अल्पसंख्यकों से नफरत करने वाला शख्स बताया गया है, भारत का सुप्रीम कोर्ट उसी गुजरात दंगे के मामले में पीएम मोदी को क्लीन चिट दे चुका है। 24 जून 2022,
24 जून 2022 को जाकिया जाफरी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ पीएम मोदी पर लगाए गए तमाम आरोपों को खारिज कर दिया था, बल्कि इस मुद्दे को हवा देने के लिए तीस्ता सीतलवाड़ जैसे लोगों की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि कुछ लोग गुजरात दंगे के मुद्दे को जानबूझकर जिंदा रखना चाहते हैं ताकि उनका अपना एजेंडा चलता रहे। कोर्ट ने उनकी भूमिका की जांच के निर्देश भी दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के जरिए गुजरात दंगों को लेकर 20 वर्षों से गढ़े जा रहे नैरेटिव की हवा निकाल दी थी और इसी के साथ एक खास वर्ग का एजेंडा भी जगजाहिर हो गया था। लेकिन शायद बीबीसी या दूसरे पश्चिमी मीडिया संस्थानों को ना तो भारत के लोकतंत्र पर यकीन है और ना ही भारतीय न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका पर, और इसलिए बीबीसी को सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ही नजर नहीं आया और इस डॉक्यूमेंट्री में उसने वही दिखाया जो उसके नैरेटिव को सूट करता है। और इसलिए भारत के विदेश मंत्रालय ने भी बीबीसी को आईना दिखाते हुए उसे औपनिवेशिक मानसिकता का शिकार बता दिया है। यानी कि विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या कहा गया है, आज आपको सबसे पहले वो भी सुनना चाहिए कि किस तरह से जवाब भारत की तरफ से दिया गया है कि आखिर प्रधानमंत्री के खिलाफ नैरेटिव सेट करने के लिए बीबीसी ने किस हथकंडे का इस्तेमाल किया। इंडिया में ये देख नहीं सकते, व्यू नहीं कर सकते इसको, ये BBC 2 में वहीं पे आ रही है, पर हमारी ओर से ये प्रोपागेंडा पीस है और सिर्फ इसका एक कोई डिस्क्रेडिटेड नैरेटिव जो कह रहा था उसी को बढ़ाने के लिए एक एफर्ट है। इसमें एक बायस जिसे कहते हैं और एक कंटिन्यूइंग कॉलोनियल माइंडसेट है और इसमें बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है आप अगर उसको देखें। सिर्फ ये कहना चाहूँगा, दिखता है कि इन्होंने जिस ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स इसमें जुड़े हुए हैं इस क्लियरली कोई एक इसी नैरेटिव को बढ़ा रहा है और इस नैरेटिव से, इस स्टोरी से उन्हीं के ऊपर रिफ्लेक्शन है कि किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल्स हैं ये। और इससे हमें ये लगता है और ये प्रश्न आता है कि इस एक्सरसाइज का उद्देश्य क्या है और इसके पीछे क्या एजेंडा है। और फ्रैंकली जैसे मैंने कहा, हम इसके ऊपर कोई जवाब ऐसा नहीं देना चाहते ताकि इस प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट्री को कोई डिग्निटी मिले, कोई अच्छी तरह इसको रिस्पॉन्स करें हम। हालांकि बीबीसी के इंडोफोबिया का ये पहला मामला नहीं है। वर्ष 2011 में बीबीसी में एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी जिसके जरिए भारत में बाल मजदूरी होने का दावा किया गया था, लेकिन बाद में बीबीसी ने खुद सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी थी और यह माना कि यह खबर और ये वीडियो झूठे थे और उसके हम आपको सबूत भी दिखा रहे हैं। यही नहीं, अक्टूबर 2020 में कोरोना महामारी के वक्त बीबीसी ने अपनी एक खबर में भारत का अधूरा नक्शा दिखाया। इस नक्शे में कश्मीर और लद्दाख को भारत के नक्शे में नहीं दिखाया गया था और जब भारत की तरफ से इसका विरोध किया गया तो बाद में बीबीसी ने नक्शे की जगह भारत का राष्ट्रीय ध्वज लगा दिया। यानी भारत के खिलाफ किस तरह से नैरेटिव सेट करने की मानसिकता बीबीसी की रही है वो आपको नजर आ गया होगा। और ये अब की बात नहीं है, आजादी के बाद से ही बीबीसी के जितनी भी रिपोर्टिंग है उसमें कहीं ना कहीं भारत विरोधी मानसिकता झलकती है। इसलिए लोकतंत्र पर बार बार चोट करने की कोशिश होती है और लोकतांत्रिक पद्धति से, प्रक्रिया से चुने गए देश के प्रधानमंत्री को एक बार फिर से उनके छवि को खराब करने के लिए ऐसे गलत रिपोर्ट सामने रखे जाते हैं, जिस पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ही अपना फैसला दे दिया। लेकिन हमारी न्यायपालिका हमारी व्यवस्था से परे होकर एक अलग एजेंडा सेट करने वाली तस्वीर सामने रखने की कोशिश बीबीसी अभी भी कर रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में नजर रखने वाले विशेषज्ञ अलासादेर पिंकटर ने वर्ष 1947 यानी आजादी के बाद से वर्ष 2008 तक भारत को लेकर बीबीसी की रिपोर्टिंग पर एक स्टडी की। उन्होंने लगातार नोटिस किया और उसमें उन्होंने माना था कि बीबीसी का भारत के प्रति नजरिया पूर्वाग्रह से भरा हुआ है और उन्होंने आरोप लगाया था कि बीबीसी आज तक साम्राज्यवादी और निवेशवादी मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाया है। और इस मानसिकता को समझने के लिए आपको बीबीसी के इतिहास के बारे में भी आज जानना चाहिए, क्योंकि आप समझ पाएंगे कि बीबीसी इस मानसिकता के साथ ही जुड़ा है और लगातार ऐसी ही रिपोर्टिंग करता रहा। बीबीसी की स्थापना 18 अक्टूबर 1922 को लंदन में हुई थी और वर्ष 1932 में बीबीसी एम्पायर सर्विस की शुरुआत की गई और इसका मकसद था दुनिया भर में ब्रिटिश उपनिवेशों तक अपना एजेंडा या मैसेज पहुंचाना।
यानी साम्राज्यवाद तो इसके नाम में ही जुड़ा था। हालांकि वर्ष 1965 में इसका नाम बदलकर बीबीसी वर्ल्ड सर्विस कर दिया गया, लेकिन इसका काम नहीं बदला और यह आज भी ब्रिटेन की सॉफ्ट पावर का हिस्सा बना हुआ है। हालांकि बीबीसी और इसका एजेंडा चलता रहे, इसके लिए ब्रिटेन के हर नागरिक को एक फीस चुकानी होती है और आज ये फीस 159 पाउंड यानी करीब 15,900 रुपए की है। वर्ष 2021 और 2022 में बीबीसी ने इसी फीस के जरिए 38,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। सोचिए, 38,000 करोड़ रुपए, वो भी तब जबकि कोरोना और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में ब्रिटेन के लोग महंगाई से बुरी तरह से जूझ रहे हैं। लेकिन अब ब्रिटेन की सरकार भी इसे समझती है, इसलिए पिछले वर्ष ब्रिटेन ने बीबीसी की फंडिंग में कटौती की थी और इस दौरान ब्रिटेन के संस्कृति सचिव ने बीबीसी को एक सरल और निष्पक्ष संगठन बनने की नसीहत दी थी। आज बीबीसी 100 साल पुराना समाचार संस्थान है, लेकिन इसका यह इतिहास कई तरह के विवादों से भी भरा हुआ है। यह वही बीबीसी है जिसकी ईरान के तख्ता पलट में भूमिका पर आज भी सवाल उठाए जाते हैं। वर्ष 1953 में ईरान की चुनी हुई सरकार के खिलाफ बीबीसी पर्शियन के जरिए ईरान के पूर्व शासक रजा शाह पहलवी को एक कोड भेजा गया था और इस कोड के बाद ही ईरान में तख्ता पलट हो गया था। यानी लोकतंत्र पर प्रहार करना बीबीसी की नीति का हिस्सा है और वक्त बेवक्त उसकी यह मानसिकता सामने भी आती रहती है और इस मानसिकता को आप न्यूयॉर्क टाइम्स के एक विज्ञापन से आसानी से समझ जाएंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत में स्थित अपने दक्षिण एशिया संवाददाता की एक वैकेंसी निकाली थी और इसके लिए बाकायदा एक लंबा चौड़ा लेख लिखा गया था और विज्ञापन की शर्तों के अनुसार न्यूयॉर्क टाइम्स में उसी को नौकरी मिल सकती थी जिसे सबसे पहले तो मोदी विरोधी होना चाहिए, हिंदू विरोधी होना चाहिए, एजेंडा चलाने और दुष्प्रचार फैलाने में उसे माहिर होना चाहिए। ये इस अखबार की शर्तें थी, यानी वहां पे जर्नलिस्ट बनने के लिए। और अगर बात भारत के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की हो तो न्यूयॉर्क टाइम्स को इसका चैंपियन कहा जा सकता है। इस अखबार का इतिहास ही भारत को लेकर दुष्प्रचार से भरा पड़ा है। यह है पश्चिमी मीडिया। आपको कोरोना महामारी के दौरान न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टिंग याद ही होगी, अगर नहीं है तो आज हम आपको यह भी दिखाते हैं। अप्रैल और मई के महीने में जब भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर से संघर्ष कर रहा था, तब इस अखबार ने भारत के शमशान घाटों पर जलती चिताओं को अपने पहले पन्ने पर छापा था। जबकि पिछले साल जब अमेरिका में इस वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या 1 लाख पहुंची थी, तो इस अखबार ने इसी तरह की तस्वीर एक भी अपनी जगह पे अपने पेपर पर नहीं दी थी। यानी इस अखबार में कहीं भी ऐसी कोई तस्वीर नहीं थी। वहां के मृतकों को सम्मान देने के लिए उनके नाम अखबार के पहले पन्ने पर छापे थे। यही नहीं, वर्ष 2022 में जब अमेरिका में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 5 लाख पहुंच गया, तब भी इस अखबार ने वहां की मास ग्रेव्स की तस्वीरें नहीं छापी। और भारत से नफरत की एक दूसरी तस्वीर भी आज आपको हम दिखाते हैं, क्योंकि ये कार्टून जो भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये कार्टून ये आप भूले नहीं होंगे। सितंबर 2014 में जब भारत ने बेहद कम लागत में अपना मंगल मिशन लॉन्च किया था और पहले ही प्रयास में भारत का यह मंगल मिशन कामयाब रहा था, क्योंकि मंगल की कक्षा में अपना यान पहुंचाने वाला पहला देश भारत बन गया था। यह सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया और विज्ञान के लिए बड़ी कामयाबी थी। लेकिन इस अखबार ने इस कार्टून के जरिए यह दिखाया कि कुछ अंग्रेज इलीट स्पेस क्लब में बैठे हैं और बाहर एक गरीब भारतीय किसान अपने बैल के साथ खड़ा है और इस क्लब में शामिल होना चाहता है। क्या यह उपनिवेशिक मानसिकता नहीं है? न्यूयॉर्क टाइम्स ही क्यों, वॉशिंगटन पोस्ट, द गार्जियन और द टाइम्स जैसे मीडिया संस्थान भी इसमें कहीं पीछे नहीं है। कुछ वक्त पहले भारत पर विदेशी मीडिया संस्थानों की कवरेज को लेकर एक रिपोर्ट भी सामने आई थी, जिसके अनुसार इन विदेशी मीडिया संस्थानों की हेडलाइंस में गाय, हिंदू, मुस्लिम, डर, हिंसा, भीड़, प्रदर्शन, नफरत, कश्मीर, इन जैसे सनसनी फैलाने वाले वर्ड्स को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि ये बिकाऊ है। चाहे वर्ष 2019 में पुलवामा आतंकी हमला रहा हो या कोरोना वायरस, कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन हो या फिर आर्टिकल 370 को हटाना, पश्चिमी मीडिया का भारत के प्रति दोहरा रवैया हमेशा सामने आता रहा है। आपको प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम्स का
एक कवर पेज हम दिखा रहे हैं, ये याद होगा। इसमें 140 करोड़ की आबादी वाले एक देश के पूर्ण बहुमत के साथ चुने गए प्रधानमंत्री को डिवाइडर इन चीफ बताया गया। क्या यह भारत के लोकतंत्र पर सवाल नहीं है? लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर पश्चिमी मीडिया हमेशा से यही करता आया है। और सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी ही नहीं, इस बात को जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि एक वर्ग जो लगातार यह सोचता है कि नरेंद्र मोदी के सम्मान में लगातार मीडिया ये बातें कह रहा है, तो उनको ये सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि नैरेटिव हम नहीं सेट कर रहे हैं, नैरेटिव पश्चिमी मीडिया किस तरह सेट कर रहा है, ये समझिए। क्योंकि ये सिर्फ आज की बात नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी इससे अछूते नहीं रह पाए थे और पश्चिमी मीडिया ने उनको भी निशाने पर लिया था और गलत नैरेटिव सेट करने के लिए उनके चेहरे को भी बार बार छापा था। और यही वजह है कि इस बार बीबीसी ने एक बार फिर से 20 साल पुराने मुद्दे को हवा देने की कोशिश की, तो दुनिया भर में उसकी किरकिरी शुरू हो गई। और इसकी शुरुआत उसी ब्रिटिश संसद में हुई जहां से बीबीसी को फंड मिलता है। यही नहीं, अब आम जनता इनके झूठे नैरेटिव्स को अच्छी तरह से समझने लगा है और इसलिए अब बीबीसी से विंस्टन चर्चिल और उसकी वजह से भारत में आए भीषण अकाल पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की मांग की जा रही है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था और लोग भूखमरी की वजह से सड़कों पर दम तोड़ रहे थे, लेकिन तत्कालीन ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल ने भारतीयों की मदद की अपील बार बार ठुकरा दी और इस अकाल की वजह से लाखों भारतीय मर गए। लेकिन बीबीसी उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की हिम्मत शायद ही कभी जुटा पाएगा, क्योंकि यह सच बीबीसी छुपाना चाहता है। इसलिए इस गलत नैरेटिव को सेट करने के एजेंडे को हम आपके बीच में रखना चाहते थे।